I do not drink wine. So, hello everyone. Welcome to the Radical Pod. My name is Sarah. I'm sorry मैं हंस इसलिए रहा हूँ मुझे लास्ट टाइम जो है ना पॉइंट आउट किया था कि मेरे इंट्रो और आउट्रो कितने ऑकवर्ड होते हैं तो वो चीज दिमाग में आ रही है. My name is Arvaz and your name is Ali Khan. Are you sure? Yeah. I can show you my ID card if you want. No, I don't need to see that. Okay. And आज हम बात करेंगे रेनफील्ड के ऊपर जो अभी नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल हो गई है तो आपने देखनी है देख लो. लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक्चुअली कि आप ये पॉडकास्ट और रेनफील्ड दोनों देखने या सुनने से पहले आप अगर आपने ड्रैकुला की कोई भी एडेप्टेशन नहीं देखी है तो कोई पुरानी एडेप्टेशन उसकी चेक कर लें आप बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था अजान हो रही थी तो उसके लिए हमने ब्रेक लिया. तो कंटिन्यू करते हैं कि ये एक्चुअली ड्रैकुला से रिलेटेड मूवी है. तो अगर आपने ड्रैकुला की कोई एडेप्टेशन नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी कोई एडेप्टेशन देख लो. स्पेसिफिकली उसके अंदर रेफरेंसेस हैं पुराने ड्रैकुला की जो लोगों को शायद अब पसंद ना आए बट आएगी नो बहुत मैं पुराने लाइक जो 30s की जो ड्रैकुला थी उसकी काउंट ड्रैकुला वाली ना. हाँ वो लोगों को शायद नहीं है. वो थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है एंड आई वॉच्ड इट वाजंट एज गुड ऑनेस्टली. It doesn't hold up that well. I thought you were talking about the other one. The 90s one? हाँ जिसमें तुम्हारी भाभी है. जिसमें Keanu Reeves है and Winona Ryder है. Yeah, that's the one. तो वो भी अच्छी एडेप्टेशन है. वो भी मैं रिकमेंड करूंगा. लेकिन एक्चुअली ड्रैकुला का बहुत मशहूर लाइक पॉप कल्चर का आइकन बन चुका है ये कैरेक्टर. तो उसकी भी एक बहुत अच्छी एक हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है. तो उस पर फिलहाल अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग ये समझते हैं कि एक मिसकंसेप्शन है हमारी कंट्री में जो मैंने बहुत जगह इनकाउंटर की है कि लोग समझते हैं कि ड्रैकुला और वैम्पायर दोनों सेम चीज है. लाइक लोग ड्रैकुला को एज अ कैरेक्टर नहीं जानते. लोग ड्रैकुला को एज अ क्रिएटर जानते हैं, स्पीशीज मानते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. ड्रैकुला एक कैरेक्टर था जी. तो उसकी मूवी जो है पुराने जितनी भी एडेप्टेशन देखोगे तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था रेनफील्ड नाम का. रेनफील्ड वो बंदा था जो ड्रैकुला के पास फर्स्ट टाइम जाता है रियल एस्टेट की डील करने और वो लैंड बाय करना चाह रहा होता है बेसिकली. काउंट ड्रैकुला. यस काउंट ड्रैकुला. तो वो बिल्कुल स्टार्ट का सीन है एक्चुअली कि रेनफील्ड उससे लैंड बाय करना चाह रहा होता है एंड रेनफील्ड को वो अपने स्पेल के अंदर लेके आया था. उसको अपने फेमिलियर बना लेता है. फेमिलियर आप मूवी देखोगे असिस्टेंट बना लेता है. आप मूवी देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा. इट्स लाइक अ सर्वेंट ऑफ ड्रैकुला. तो वो एक बहुत छोटा सा माइनर कैरेक्टर था और उस माइनर कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर ये लोग लेके आए हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है. तो और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि मूवी के अंदर जो लोर था ड्रैकुला के ऊपर जो उसके ऊपर मैथोलॉजी थी ड्रैकुला की वो ब्रेक नहीं हुई. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो मैंने एक्चुअली ये शेवी भाई को दिखाई थी. तो आप जरा बताओ कि आपका क्या ओपिनियन. यार फर्स्ट ऑफ ऑल के मालूम है बहुत सारी मूवीज जब भी रिकमेंड मेरी तरफ कुछ होती हैं तो आई डोंट नो व्हाई कि मैं उनको रिपेल करता हूँ. मैं उन्हें देखना नहीं चाहता. बट यू टोल्ड मी कि निक केज उसके अंदर है एंड ही इज एक्टिंग एज मॉन्स्टर. या and I immediately no you said monster, you didn't say Dracula. अच्छा. तो अब वो देख मेरे माइंड में आता था. मैं कही अब मुझे देखनी पड़ेगी बिकॉज निक फकिंग केज. तो खैर वैसे ही अब जब मैंने देखा यार एक तो उसने जो एक्टिंग की है अगर मैं कोई बड़ी कोई चीज मतलब होता ना इंडस्ट्री में तो मैं इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करता. नो डाउट.
क्योंकि एक्टिंग बहुत लाइट है, हाँ क्योंकि मूवी बहुत लाइट है, हाँ लेकिन जो इट वाज ऑन पॉइंट, इतना जबरदस्त एक्ट उसने किया है, और उसके एक्शन, उसकी एक्सेंट और हर चीज, यार आई फकिंग लव द मूवी यार। उसमें अच्छा एक और चीज भी है, उसकी वजह एक्चुअली मुझे ये लगती है कि निक केज हिमसेल्फ, निक केज को ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो वो एक नेपोटिज्म एक्टर है, क्योंकि उसके फादर जो है वो फ्रांसिस फोर्ड कपोरा है। किसका who made- बोला? यू नो आई हैड टू से दैट। तो और वो भी एक बहुत मशहूर और बहुत वियर्ड डायरेक्टर है। ओके। तो लाइक उसके ऊपर रिसेंटली एक मैंने कमेंट देखी थी कि बंदे ने बोला कि फ्रांसिस व्हाई कांट यू मेक अ नॉर्मल मूवी Yeah. लाइक अ मार्वल फिल्म और समथिंग लाइक दैट। हम्म तो उस पर नीचे आके उसने बोला कि वैसी मूवी तो बन चुकी हैं, हम्म तो मैं वैसी मूवीज क्यों बनाऊं? तो ये फ्रांसिस फोर्ड, आई एम नॉट गोना से द लास्ट नेम, तो वो एक्चुअली निक केज का अंकल है, which अंकल है। yes, ओके। निक केज इज हिज नेफ्यू, वो उसका नेफ्यू है। हम्म तो मुझे ये चीज नहीं मालूम था, मुझे एक्चुअली बहुत रिसेंटली मालूम चली, बट निक केज हिमसेल्फ वो भी एक बहुत ज्यादा फिल्म बफ है वो, लाइक ही लाइक्स वॉचिंग मूवीज एंड ही नोज हिस्ट्री। उसको Okay. उसको मूवीज की हिस्ट्री का आइडिया है, उसको अलग अलग मूवमेंट्स का आइडिया है मूवीज की। वो मूवीज के मामले में उस तरह का है जैसा मेरा टेस्ट है एक्चुअली मूवीज का। पुराने जमाने की वियर्ड किस्म की हॉरर और थ्रिलर टाइप की मूवीज देखना, आर्ट हाउस टाइप की अजीबोगरीब। So basically, like Jake Peralta said it right. क्या? The guy's got range. यस ही गॉट रेंज। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के लिए इसको कोई रिसर्च भी नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि इसकी खुद खुद की फेवरेट मूवी है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, जो उसी जमाने में बनी गई थी जब वर्ल्ड की पहली अनऑफिशियल ड्रैकुला की जो बनी थी ना मूवी नॉस्फेराटू, अनऑफिशियल थी वो, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था बुक का, और उस जमाने में बुक का लाइसेंस एक्सपायर नहीं हुआ था, तो इन्होंने नॉस्फेराटू नाम रखा था मूवी का। और वो उसी मूवमेंट की मूवी है जिस मूवमेंट को ये बहुत पसंद करता है, विच इज द जर्मन एक्सप्रेशन मूवमेंट। ओह, मेरे को लगा वो उसकी बात करेगा, फ्रेंच। नो फ्रेंच, फ्रेंच न्यू वेव वो तो बहुत बाद में आई है। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 1920s के अंदर है, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं हुई थी उस जमाने में। अच्छा। बट उस वक्त हिटलर आ चुका था एक्चुअली। ये 1920s to 1930s के जमाने में चलती रही है मूवमेंट, अच्छा। जर्मनी के अंदर। और उस जमाने में बेसिकली क्या था कि जितने भी डायरेक्टर थे उनके पास एक तो बजट कम था, प्लस उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी। तो वो क्या करते थे, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल तरीके से चीजों को डिस्प्ले करते थे। सो बेसिकली मी बट एम वे हायर। यस। और वो बेसिकली क्या करते थे कि उस जमाने में जो जर्मनी के अंदर जो एक डिप्रेशन एरा चल रहा था जर्मनी का, हाँ, उसको उस डिप्रेशन को एक्सप्लोर करने के लिए वो एनवायरमेंटल चीजें यूज करते थे, कि एनवायरमेंट इस टाइप की बनाते थे कि पूरी दुनिया जो है ना वो ऐसी लगती थी कि अजीब, लाइक गॉथिक फैंटेसी टाइप का एक लुक आ रहा होता था, हालांकि जो जितनी भी चीजें उसमें कोई फैंटेसी चीज होती नहीं थी। लाइक एक नॉर्मल मर्डर केस चल रहा है, लेकिन उसके अंदर बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग जिस तरह से बनाई हुई है, टेढ़ी क्रुकेट किस्म की हुई है, तो वो एक तरह की कमेंट्री थी उन लोगों के लिए। ओके। क्योंकि वो डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते थे उन चीजों पे। तो ये एक उसके एक बहुत बड़ा वो था जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का उस चीज में। इस चीज को फिर बाद में अडेप्ट किया नोआर्स ने और अलग अलग जॉनरास ने। तो निक केज उस मूवमेंट का बहुत बड़ा फैन है। ओके। इसने ये बात खुद बोली है और मूवीज के अंदर भी बहुत दफा ये रेफरेंसेस डालता है। तो इसने लाजमी जितने भी इसके एक्शन है मूवी के अंदर, मूवीज में या इस मूवी के अंदर जितने भी इसके एक्शन है, हाँ, वो दो एक्टर्स से मिलते हुए हैं बहुत ज्यादा। वो है नॉस्फेराटू के अंदर जो था एक्टर, जिसने नॉस्फेराटू का रोल किया था, उसमें आप देखोगे अगर वो मूवी, विच आप नहीं देखोगे बिकॉज इट्स अ साइलेंट मूवी फ्रॉम द 1920s। Yeah, I'm not gonna watch it.
तो उसके अंदर नॉस्फेराटू की जो एक क्या कहते हैं स्टिफ किस्म की एक्टिंग है, या वो उस एक्टिंग को एक तरह से मिमिक कर रहा था। उसके अंदर एक सीन है जिसमें वो यूं हाथ आगे करके पीछे कमर के ऊपर हाथ रखता है अपने। अरे यार आई लव दैट। दैट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नॉस्फेराटू। यार वो मुझे इतना पसंद आया था ना हाँ, वो सीन। और ऊपर से एक दूसरा एक्टर था जो बहुत, मैं कहता हूँ कि इंस्पायर्ड किया है इस फिल्म को, और उसके स्टार्ट में रेफरेंस भी दिया है। वो है 1930s की जो मूवी थी, ओरिजिनल ऑफिशियल जो मूवी थी, हाँ। ड्रैकुला, या जिसके अंदर पहला एक्टर था जिसने ऑफिशियली ड्रैकुला नाम से पोर्ट्रे किया था, बेला लुगोसी, जो बाद में उसके ऊपर वो चीज टाइप कास्ट हो गई थी कि ये मॉन्स्टर मूवीज में आता है। एंड ही ऑलवेज अपीयर्ड इन ईदर ड्रैकुला रोल और मॉन्स्टर रोल्स, लाइक वैम्पायर टाइप ऑफ रोल, इस टाइप के हॉरर मूवीज में ही आता था वो। तो उस एक्टर से और इस एक्टर से जो है ना, ये मुझे लग रहा है इसने उन दोनों एक्टर्स के स्टाइल्स को मिक्स किया है और उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है। अच्छा देखो, मेरे को एक सवाल पूछना था, हाँ। जो मैं पूछते पूछते रह गया था। हाँ। बेसिकली मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं, जो मतलब अभी तो है नहीं इतने ज्यादा। हम लोग नॉर्मली जब भी कोई मूवी देखते थे तो जो 2 घंटे की फिल्म होती थी वो कोई 4-5 घंटे में हम लोग खत्म कर देते थे। हाँ। बार बार पॉज करके उसके बारे में बात करना, कमेंटे हाँ। करना हम करते थे। तो फिर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया, तो मैंने ये कहा कि अब हम लोग बीच में बात नहीं करेंगे, हम पॉडकास्ट में ही बात करेंगे। हाँ। तो अब मुझे पूछना असल में ये था कि ये जो ड्रैकुला है, हाँ। इज इट अ डायरेक्ट लाइक आप कह सकते हो कि ये उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है या नहीं? व्लाद द इम्पेलर अच्छा। उसके साथ कनेक्ट है या नहीं है? आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्शन कैरेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे सीन क्या है कि जो हमने एक मूवी देख ली, एक्चुअली आपके लिए इस चीज का बहुत बड़ा आपको बेनिफिट हो गया कि आपने ये देखने से पहले 90s वाली ड्रैकुला देख ली, या तो उससे बहुत सारी रेफरेंसेस आपको समझ में आ रहे थे। हाँ, अब 90s वाली ड्रैकुला मूवी के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट कर दी वो चीज, ओके और उसको एक तरह से व्लाद ही दिखाया है मूवी। Okay. अच्छा, उस मूवी के अंदर भी आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है, बट आई थिंक उसको डायरेक्टली व्लाद नहीं बोला है उसको, हाँ बोला Directly. नहीं है, बोला नहीं है। बट But- जो ड्रेसिंग और जो टाइम Yeah. पीरियड, और इवन कि जब वो टर्क से लड़ रहा होता है, मुस्लिम से जो लड़ रहा होता है, वो पूरा सीन व्लाद से इंस्पायर्ड है। ओके सही है। जो बुक थी इसकी, जो मैं अभी भी ये कहता हूँ, मैंने इसकी 3-4 एडेप्टेशन देख चुका हूँ मैं, ठीक है, ड्रैकुला की। आई लव दिस कैरेक्टर। ओके तो ड्रैकुला की जितनी भी एडेप्टेशन है, इवन के 90s वाली, जो मैं कहता हूँ कि बुक की वियर्डनेस से बहुत करीब आती है, वो भी बुक के लेवल पे नहीं आ पाई, क्योंकि बुक के अंदर जो वियर्डनेस है, बुक के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, वो कोई भी मूवी अभी तक टू दिस डे कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया। आई होप कि अभी जो नया नॉस्फेराटू का जो रीमेक आ रहा है वो शायद कर ले, क्योंकि उसमें जो डायरेक्टर है वो मेरा फेवरेट है, तो वो शायद कर ले। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो सही से उस चीज को कैप्चर कर पाएगा। सबसे क्लोज जो आई वो 90s की मूवी आई है मेरी नजर में। हालांकि उस मूवी के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज की है, विनोना राइडर वाली। यस, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने डिसमिस की हैं, जो बुक के अंदर हिंट थे बहुत सारी चीजों के, बहुत सारी चीजों के एक्सप्लोरेशन थी, वो सब उन्होंने काटा है। रेनफील्ड का पूरा एक चैप्टर है उस मूवी, उसके अंदर वो पूरा चैप्टर इन लोगों ने स्किप किया है। उसके अंदर वो बकायदा उसके अंदर चैप्टर है जिसमें वो बिल्ली को खाता है। यस, तो इस तरह के बहुत सारे सीन है। अब बुक के अंदर जो है ना, उस मूवी में वो जो सीन है ना बिल्ली को खाने वाला, हाँ, वो रेफरेंस दिया है पर दिखाया नहीं है। हाँ, तो जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल बुक के अंदर एक्सप्लेन किया था, उसकी जो लिनियज एक्सप्लेन की थी, वो ये की थी कि वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम हंगरी। वो ये बात बोलता है, हंगरी और रशिया का वो रेफरेंस देता है, जार्स का रेफरेंस देता है, बहुत सारे रेफरेंसेस देता है, लेकिन बुक के अंदर भी उसको सिर्फ रेफरेंसेस तक ही रखा है। उसने एक्सप्लिसिटली व्लाद द इम्पेलर का नाम नहीं लिया। Yeah, but it was implied very heavily. Yes, but it was heavily implied। और दूसरी चीज ये थी कि एक्चुअली ड्रैकुला की जो इंस्पिरेशन है वो सिर्फ व्लाद से नहीं आई थी,
उसकी इंस्पिरेशन 3-4 हिस्टोरिकल फिगर से आई थी। एक व्लाद था और एक कोई दूसरा था, वो भी रशियन था आई थिंक, एक जर्मनी का था। इतना एक वो बेसिकली किया क्या था कि उसकी जो बुक थी ओरिजिनल, इट उसकी बुक का जो मेटाफोर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो बेसिकली क्या था कि हाउ वाइट सेटलर्स जो वाइट लिनियज से चलते आ रहे एरियन रेस वाले वो सारे, वो किस तरह से क्रीप इन करते, लाइक फॉरेन लैंड्स के जो रशियंस और वो सब, वो किस तरह से क्रीप इन करते हैं एक वाइट सोसाइटी के अंदर। कॉलोनाइजेशन कह लो उसको, बट या तो आप कह लो कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट बात कर रही है, या तो कॉलोनाइजेशन के उसमें पॉजिटिव में बात कर रही है वो बुक। तो एक उस चीज का एक मेटाफोर है बुक के अंदर। ठीक है। और भी 3-4 और भी हैं, वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन हम बात करते हैं ड्रैकुला के ऊपर, राइट? कि ड्रैकुला की क्या लिनियज है। अब जितनी भी ये एक पूरा रूमर है कि भाई ये व्लाद द इम्पेलर से इंस्पायर्ड है, लेकिन बुक के अंदर कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसके अंदर, मूवी के अंदर जो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर दिखाते हैं कि वो क्रॉस के ऊपर अपना फ्रॉड मारता है, तो वो क्रॉस में से ब्लड गिरता है, तो उस ब्लड के वो ब्लड को पी देता है। वो पूरा सीन मूवी की खुद की इन्वेंशन है। अच्छा, बुक के अंदर कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की है। बुक के अंदर सिर्फ यही चीज बोला हुआ है कि he forsake his own religion, और उसके बदले में उसको वो एक कर्स उसके ऊपर आ गया कि वो देखो एक चीज है मैंने काउंट ड्रैकुला की भी एडेप्टेशंस 1, 2, 3 देखी हैं। ठीक है, मैंने 3-4 और रियल हिस्ट्री को भी मिला के बता रहा हूँ कि मैंने व्लाद द इम्पेलर की भी हिस्ट्रीज और मूवीज वगैरह सब देखी हैं। दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, ओके। और कॉन्सेप्ट और चीजें, तो व्लाद सबसे ज्यादा अटैच था काउंट ड्रैकुला के साथ। हाँ, और एक और चीज बहुत ज्यादा अटैच थी, वो आपने मूवी के अंदर शायद नोट किया होगा, पुरानी वाली 90s वाली, उसमें ये कि जो व्लाद द इम्पेलर का जो व्लाद द इम्पेलर कह रहा हूँ, ड्रैकुला का जो सिंबल होता है, जो अपने हाउस सिजल जो उसका होता है, उसका वो एक ड्रैगन का होता है। ओके, राइट? मैंने नोट नहीं किया। ड्रैगन का होता है वो। ओके, डू यू नो व्हाट द वर्ड ड्रैगन इज इन हंगरी? नो। हंगरी के अंदर ड्रैगन को बोला जाता है ड्राकुल। या ड्राकुल जो 90s वाली उसमें एक्सप्लेन हुआ है ये चीज। ड्राकुल बोला जाता है। और जो ओरिजिनल व्लाद द इम्पेलर था, उसका सिजल भी एक ड्रैगन ही था, बिकॉज वो उसकी फैमिली नेम के अंदर ड्राकुल था। बिल्कुल, हाँ, ये एक्सप्लेन किया। जो वर्ड है टेस्पिस, टेस्पिस ट्रांसलेट्स एज द ड्रैगन। तो उसने अपने आप को व्लाद ड्रैकुल टेस्पिस बोलता था अपने आप को। ओके, तो वो एक कनेक्शन, ये कनेक्शन बुक के अंदर भी है। ये रियल वो है ना? हाँ, ये बुक के अंदर भी है कनेक्शन। बुक के अंदर भी जो उसका सिजल बताया वो ड्रैगन ही बताया है। हाँ, सेम। हाँ, तो एक इट्स हेवीली इंस्पायर्ड, बट मुझे ये नहीं पता है कि अभी तक कि उसको एक्सप्लिसिटली व्लाद से क्यों नहीं कनेक्ट किया, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया ऑनेस्टली। आई थिंक देखो व्लाद जो है ना वो बहुत ज्यादा, मे बी इट वाज टू अर्ली, बट उस जमाने में नॉट टू अर्ली एक्चुअली। 1800 की बुक है। नहीं, इट्स एक्चुअली नॉट टू अर्ली। ये मसला नहीं है। मसला ये, आप ये बात करो 1800 1900 के अंदर जो है ना, एक वो हुई थी, रिसर्च हुई थी जिसमें डॉक्यूमेंट्री थी, और डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बाद में मूवी भी थी जिसके ऊपर उसकी कब्र को खोदा गया था। अच्छा। व्लाद की, जिसमें उसकी बॉडी नहीं मिली थी। हाँ। ठीक है, और वो उस मूवी के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर भी बहुत सारा क्लैश और प्रॉब्लम्स आई थी ह्यूमन राइट्स की तरफ से। अच्छा। लाइक व्लाद द इम्पेलर के ऊपर ह्यूमन राइट्स के नाम में वो आए थे, जिसने वायलेशन सबसे ज्यादा की हुई थी। सही है। अच्छा, खैर, तो मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री का उसमें मसला है, और इसमें जो है ना चर्च का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है उसके साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये है आपसे पूछना है कि रेनफील्ड मूवी के अंदर कितने मॉन्स्टर्स थे? कितने मॉन्स्टर्स थे? हाँ,
ओके, सबसे पहले हो गया ड्रैकुला एंड And I'm talking about supernatural monster, like not आप मेन कैरेक्टर को भी काउंट कर सकते हो, द फेमिलियर, ही इज आल्सो मॉन्स्टर एक्चुअली, क्यों? By birth? because he's no because he's a supernatural being, he consumes the वो bugs consume करता है वो, तो उसको Exactly. वो होता है। अब देखो मैं आपको एक बात हाँ। बताता हूँ कि ये ज्यादातर मूवीज में, हाँ इवन के सुपरनैचुरल में भी ये एक सीन दिखाया गए हैं ऐसे, और मुझे थोड़ा सा इशू इसमें रहा है कि जब भी कोई भी मॉन्स्टर ह्यूमन कंज्यूम कर रहा होता है, हाँ so he counts as a monster that should be killed. हाँ Okay, but जब भी कोई monster by nature he needs to consume something, तो वो जब एनिमल्स को या किसी और चीज को कंज्यूम कर रहा होता है तो उसको बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है। हाँ ठीक है, इसी तरीके से जो रैनफील्ड है वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो बग्स को कंज्यूम कर रहा है, हाँ बट हम उसको पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं क्योंकि वो इंसानों को कंज्यूम नहीं कर रहा। हाँ और हम ये दिखा रहे हैं कि ड्रैकुला he has zero regards of human life, हाँ क्योंकि वो उसके लिए फूड है। रैनफील्ड के लिए भी सेम चीज है। yes, so in a sense Renfield could also be seen as a monster from the point of view of a bug, यस, बग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक मॉन्स्टर है। बिल्कुल। यस, आई एग्री विद दैट। और दूसरी एक और चीज ये कि उस मूवी के अंदर मुझे जो है ना आपका जो इतने बग्स जो ये खा रहा होता है और वो कर रहा होता है, आपको ये मालूम है कि ये चीज निकली कहाँ से एक्चुअली? नहीं, बग्स कंज्यूम करने वाला सिनेरियो नहीं, ये एक्चुअली निकला इस तरह से है कि इवन इन द ओरिजिनल नॉवेल उसमें भी ये चीज है कि जो उसको जब भी किसी ताबूत में कहीं पे लेके जा रहे होते हैं तो उसके अंदर डर्ट फिल की जाती है। ये काउंट ड्रैकुला को, हाँ, स्पेशली उसके होम कंट्री की डर्ट फिल की जाती है। बिल्कुल। और ये भी बोला जाता है कि एक्चुअली मूवी के अंदर उस चीज को शायद एक्सप्लोर नहीं किया था, बट बोलते हैं कि ड्रैकुला नॉवेल के अंदर ये चीज बोली हुई है कि ड्रैकुला या जितने भी वैम्पायर्स हैं, द अनडेड, द नॉस्फेराटू, मूवी बुक के अंदर ये वर्ड यूज किया गया है नॉस्फेराटू, क्योंकि उसमें वैम्पायर्स की जो स्पीशीज है उसको नॉस्फेराटू बोल रहे होते हैं वो। ठीक है। तो नॉस्फेराटू जो है वो बेसिकली दे आल्सो ईट बग्स। अच्छा, यस, दे कैन कंज्यूम एनी लिविंग ह्यूमन थिंग। ओके, वो चूज करते हैं ह्यूमंस को कंज्यूम करना बिकॉज वी आर द मोस्ट डिलीशियस टू देम। ओके, ये एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है ओके, उस बुक के अंदर कि जो बग्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं या किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं वो ये नॉस्फेराटूज हैं। ठीक है। ये चीज बोली हुई है उसमें। और दूसरी चीज क्या है कि स्पेशली ये भी बोला जाता है कि जो ड्रैकुला है ही लिव्स विद रैट्स। जहाँ पे ड्रैकुला होता है वहां पे रैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। Okay. ये एक वो था, रैट्स वाला सिनेरियो था। एक रैट का सिनेरियो था और दूसरा था वैम्पायर बैट्स का सीन, वो सब चीजें ये इस मूवी में बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको कंबाइन किया है हाँ, लोगों ने। उसको वो जो बाबा बैट बन के वापसी हाँ। बन रहा होता है। अब अच्छा, इस मूवी के अंदर ये चीज मुझे और लगी कि उन्होंने रेड्स को मेंशन नहीं किया, हालांकि ड्रैकुला जहाँ भी रह रहा होता है वो रेड्स की वहाँ पे इन्फेस्टेशन होती है। नहीं, आई थिंक रेड्स थे इसको स्पेशली दिखाया नहीं गया, लेकिन जब वो आता है उसके अंदर, हाँ, वो क्राइम फैमिली का जो वो होता है लोबो, हाँ हाँ, वो जब आता है वहां पे तो उसके पाँव के पास से चूहा जाता है। ओह, सो दे डिड हिंट एट इट वेरी लाइटली। अब उसकी एक जो मेजर वजह मुझे लगती है वो मुझे ये लगती है कि जो ओरिजिनल नॉवेल थी ना उसके अंदर एक थोड़ा सा हिंट है कि ड्रैकुला एंड वैम्पायर्स वो एक्चुअली ज्यूस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जूस को? यस, क्योंकि इनको ये चीज उस जमाने में बोली जाती थी। एंड हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये उस ओरिजिनल नॉवेल के अंदर भी ये चीज का हिंट है और पुराने जो इसकी मैथोलॉजी थी उसके अंदर भी ये चीज हिंट है कि जो इन लोग जो वो थे रेसिस थे या जो
अपना आपको सुपीरियर रेस मानते थे, वो बेसिकली ये कहते थे कि दे आर रैट्स। ओके। तो जब ड्रैकुला की स्टोरी पूरी लिखी तो उसमें ये चीज जो बार बार मेंशन करते रहे ना कि वो रैट्स के साथ रहता है और डर्ट के साथ रहता है और वहां पे इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ये होती है, वो होती है। तो इट्स ऑल एक्चुअली अ रेफरेंस टू द इन्फेस्टेशन ऑफ ज्यूज, क्योंकि ज्यूज का यही प्रॉब्लम रही है कि लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे पहले। तो वो चीज उस जो ओरिजिनल नॉवल है, इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन इवन टुडे। अभी भी इस बुक की ये वाली पॉइंट ऑफ व्यू जब भी कोई यूज करता है तो लोग ये बोलते हैं कि बट ब्राम स्टोकर हिमसेल्फ was never like he never expressed any opinion like that. तो आप क्यों बोल रहे हो? But keep in mind he was also a high society member. वो एक बहुत हाई सोसाइटी मेंबर का था, जर्मन था वो। तो उसके हो सकता है कि he incorporated that in there. ठीक है। ये मेरी भी इंटरप्रिटेशन है और बहुत सारे और भी जो स्कॉलर्स हैं जो इस चीज को, जो ड्रैकुला को स्टडी करते थे, तो उनका भी यही मानना है एक्चुअली। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इस पर लगी थी मूवी के अंदर कि रेनफील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ड्रैकुला के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताएं कि आपको ड्रैकुला रेनफील्ड का जो कैरेक्टर है टोटल पूरी मूवी के अंदर, रेनफील्ड का जो मेन एक्टर है उसकी आपको ऐसी क्या चीज लगी कि उसने उस कैरेक्टर को और अच्छी तरह से डिफाइन किया किसी तरीके से? यार मैंने असल में रेनफील्ड के फोकस के ऊपर और कोई एडेप्टेशन नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी। दिस इज द फर्स्ट एडेप्टेशन जहाँ पर रेनफील्ड को ज्यादा फोकस किया है। हाँ, अब मैंने आज तक जो देखा है ना वो मैंने हमेशा यही देखा, लाइक एन एक्स एम्प्लॉय। हाँ, हमेशा उसको एक्स एम्प्लॉय दिखाया है। हाँ, पुरानी टाइम पे वो हुआ करता था और उसके बाद ही रिग्रेट्स एंड लूजेस हिज माइंड। हाँ, जिसमें इसमें भी यही किया, वो अपना माइंड लूज करने लग जाता है और परेशान होता है, मोरालिटी का बहुत ज्यादा उसको इशू होता है। तो मुझे उस एक्टर ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया उसको, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसका। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी मूवी के, जिस तरह से मूवी ने साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया है कि एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप किस तरह का होता है। बिल्कुल अलग। इन लोगों ने एक लाइक एग्जैजुरेट करके उसको ड्रैकुला का एग्जांपल लेके उन लोगों ने उस मूवी को डू यू नो कि जो मॉडर्न स्लेवरी है, हाँ, बहुत ज्यादा हद तक ऐसी ही है जैसा दिखाया है। हाँ, इस टाइप की टेक्निक्स को बॉसेस यूज करते हैं एक्चुअली। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी, जब आखिर में उसको मार रहे होते हैं ना, तो दे डिडंट शो वन राइट मेथड टू एक्चुअली किल हिम। उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे लोअर हैं, वी गोना ट्राई एवरीथिंग। आई लव दैट। तो बाय बाय, आई थिंक हाँ, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। मूवी बहुत जबरदस्त है और मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली निक केज की वजह से। आप लोग भी जरूर जाके देखो। और आई डोंट थिंक कि मेरी रिकमेंडेशन की जरूरत है, फिलहाल हम कोई अथॉरिटी हमारे पास है नहीं, बट वी लव दैट मूवी। मेरी अथॉरिटी है, मैं अपनी अथॉरिटी से बोल सकता हूं। या यू कांट प्रूव दैट। तो यही है हमारा ओपिनियन, बहुत अच्छा, आप जाके देखो। और अगर उसको देखने से पहले ये साइड में ये जो वीडियो आ रही है ना, यूट्यूब कह रहा है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी, तो ये देख लो, ये हाथ के हाथ है, फ्री है, इसमें नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं चाहिए आपको। और पता है आपको एक और चीज क्या फ्री है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बिल्कुल फ्री है, कर लो। बोई बोई।